हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं BHIE 145 सम एस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री 1789 टू 1945। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। फर्स्ट, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस, एंड यहाँ पे आप इजीली अपना सब्जेक्ट को टाइप करके परचेज कर सकते हैं गेस्ट पेपर्स को। इन केस अगर आपको परचेज करने में कोई भी इशू आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट 9580023321 पर। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, ये दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको क्लास के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Analyze the influence of Bismarck on German polity. Otto von Bismarck was one of the most important political leaders in German history. He is known as Iron Chancellor because of his strong leadership and practical approach to politics. Bismarck played a major role in unification of Germany in 1871 and greatly influenced the political system of New German Empire. किसकी बात की जा रही है? ओटो वन बिस्मार्क की। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे जर्मन हिस्ट्री में। उनको आयरन चांसलर भी बोला जाता था क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से और प्रैक्टिकल अप्रोच इन पॉलिटिक्स की वजह से इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था। किसमें? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। कब? इन 1871। न्यू जर्मन एम्पायर के पॉलिटिकल सिस्टम में भी इनका इन्फ्लुएंस देखा गया था। रोल इन जर्मन यूनिफिकेशन। बिफोर 1871 जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बिस्मार्क एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रुशिया वर्क टू यूनाइट दीज स्टेट अंडर प्रुशियन लीडरशिप थ्रू वॉर्स against Denmark, Austria, France. He successfully achieved German unification. In 1871, the German Empire was established and Bismarck became its first chancellor. अब क्या हुआ था कि जर्मनी बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो चुका था और बिस्मार्क क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे प्रुशिया के। उन्होंने इन स्टेट्स को यूनाइट करने की पूरी कोशिश की थी अंडर प्रुशियन लीडरशिप थ्रू वॉर्स अगेंस्ट डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस के अगेंस्ट वॉर लड़के उन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन को सक्सेसफुली अचीव कर लिया था। 1871 में जर्मन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ और बिस्मार्क क्या बने? फर्स्ट चांसलर बने थे। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। बिस्मार्क क्रिएटेड a federal system in which different German states retained some powers but the central government became very strong. इस वक्त में क्या हुआ था? फेडरल सिस्टम क्रिएट किया गया था एंड जर्मन स्टेट्स ने कुछ पावर्स रिटेन कर दिए थे लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। द एम्परर, काइसर एंड चांसलर हैड सिग्निफिकेंट अथॉरिटी। इनके पास सिग्निफिकेंट काफ़ी अच्छी अथॉरिटी थी। पार्लियामेंट एग्जिस्ट करता था लेकिन जो रियल पावर था वो किसके हाथ में था? एम्परर और चांसलर के हाथ में था। दिस गिव जर्मनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बट लिमिटेड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ गई लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी लिमिटेड था। पॉलिसी ऑफ रियल पॉलिटिक। Bismarck followed a policy known as realpolitik, which means practical politics based on national interests rather than ideals. He believed that strong leadership, diplomacy, military power were necessary for national unity and security. ये जो बिस्मार्क है एक पॉलिसी को फॉलो किया करते थे जिसे रियल पॉलिटिक कहा जाता है, जिसका मतलब है कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, ना कि आइडियल्स पे बेस्ड होना चाहिए। उनका मानना था कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर ये नेशनल यूनिटी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस अप्रोच शेप्ड जर्मन पॉलिटिकल कल्चर फॉर मैनी ईयर्स। इसी अप्रोच ने जर्मन पॉलिटिकल कल्चर को शेप किया कई सालों तक। सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बिस्मार्क इंट्रोड्यूस्ड several welfare measures to improve the condition of workers. He established health insurance, accident insurance, and old age pension scheme. These were among first social security programs in the world. Such reform helped reduce social unrest and strengthen the citizens' loyalty to the state. इन्होंने क्या किया? कई तरीके के वेलफेयर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया ताकि जो वर्कर की कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो सके। उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस को इस्टेब्लिश किया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम, इस तरह की
चीज़ों को इस्टेब्लिश किया ताकि लोग हैं उनकी कंडीशन बेहतर हो सके। ये पहला सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम था पूरी दुनिया में, ठीक है। ऐसे रिफॉर्म्स की वजह से जो सोशल अनरेस्ट है वो कम होता है, इसके साथ में सिटीजन की जो लॉयल्टी है स्टेट के लिए वो स्ट्रांग हो जाती है। अपोजिशन टू पॉलिटिकल राइवल्स, बिस्मार्क ट्राइड टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप दैट ही कंसिडर्ड थ्रेट टू द स्टेट। Though the Kulturkampf, he attempted to limit the power of Catholic Church. He also introduced anti-socialist laws to suppress socialist movement. Although these policies had mixed results, they showed his determination to maintain state authority. कुछ ग्रुप्स थे जिन्हें बिस्मार्क क्या मानते थे, एक थ्रेट मानते थे, तो ऐसे लोगों का, ऐसे ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस भी इन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिया था। Through the Kulturkampf, he attempted to limit the power of Catholic Church. इसके थ्रू उन्होंने क्या किया, कैथलिक चर्च का जो पावर है उस पर भी लिमिट लगा दी। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस कुछ एंटी सोशलिस्ट लॉज भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए ताकि जो सोशलिस्ट मूवमेंट्स है उन्हें सप्रेस किया जा सके। इन पॉलिसीज़ के थोड़े मिक्स रिजल्ट्स थे, लेकिन जो इनका डिटर्मिनेशन था स्टेट अथॉरिटी को मेंटेन करने का वो शो हुआ। अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि बिस्मार्क हैड अ डीप एंड लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन जर्मन पॉलिटी। ही यूनिफाइड जर्मनी, स्ट्रेंथेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रमोटेड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स and introduced important social reform. However, his political system was highly authoritarian and gave limited space to democratic institutions. Therefore, Bismarck's legacy is remembered both for creating powerful German nation and for shaping political culture to emphasize strong state authority. अब हम इससे ये जान सकते हैं कि इनका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस रहा जर्मन पॉलिटी पे। उन्होंने जर्मनी को यूनिफाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया, साथ में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को भी प्रमोट किया, कुछ इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म को भी इंट्रोड्यूस किया। हाउएवर हिज पॉलिटिकल सिस्टम वाज बहुत ही हाईली अथॉरिटेरियन था, मतलब सिर्फ उन्हीं के पास अथॉरिटी थी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बहुत ही लिमिटेड स्पेस दी गई थी। इसलिए जो इनकी लेगेसी है वो दो चीज़ों के लिए याद रखी जाती है। पहला तो क्रिएटिंग अ पावरफुल जर्मन नेशन, कि उन्होंने जर्मन नेशन को पावरफुल बनाया, साथ में उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को भी शेप किया, ठीक है, ताकि स्ट्रॉन्ग स्टेट अथॉरिटी एम्फेसिस हो सके। एनालाइज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन फ्रॉम मिड 18th to 19th century. The period from mid-18th to mid-19th century witnessed a major transformation in Britain known as Industrial Revolution. इस वक्त में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, कहाँ पर, ब्रिटेन में, ठीक है, और इसी की वजह से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। ड्यूरिंग दिस टाइम ब्रिटेन चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल एंड मशीन बेस्ड इकोनॉमी। ब्रिटेन एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी से चेंज होकर इंडस्ट्रियल एंड मशीन बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। दिस प्रोसेस इंक्रीज प्रोडक्शन, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड ब्रिटेन द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया और ब्रिटेन को वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बना दिया, ठीक है। कॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ था ये? सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। सबसे पहली चीज़ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इम्प्रूव फार्मिंग मेथड्स, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड सपोर्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहला रेवोल्यूशन था एग्रीकल्चर का, तो फार्मिंग मेथड्स इंप्रूव हो चुके थे जिससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसे भी काफ़ी सहारा मिला था। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रिटेन हैड अबंडेंट कोल एंड आयरन विच वर एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज। ब्रिटेन के पास कोल एंड आयरन बहुत ज़्यादा था, अबंडेंस में था, और जो इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, वेल्थ फ्रॉम ट्रेड एंड कॉलोनीज प्रोवाइडेड मनी फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल कहाँ से आया इनके पास? ट्रेड और कॉलोनीज ने इन्हें मनी प्रोवाइड किया, किसके लिए? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। अ स्टेबल गवर्नमेंट एनकरेज बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक स्टेबल गवर्नमेंट ने इन्हें इनकरेज किया कि चलिए आप बिजनेस कीजिए और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाइए। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, न्यू इन्वेंशन इम्प्रूव प्रोडक्शन मेथड। अब कुछ इन्वेंशन किए गए जिससे प्रोडक्शन मेथड इम्प्रूव हो गया। ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल एनर्जी, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज फर्स्ट सेक्टर टू एक्सपीरियंस रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस क्या क्या हैं इसमें? फ्लाइंग शटल बाय जॉन के 1733, बाय
Spinning Jenny by James Hargreaves 1764, Water Frame by Richard Arkwright, Power Loom by Edmund Cartwright. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे, आप इसे याद रखने की कोशिश करना और दो हो सके तो दो ज़रूर लिख के आना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो. ओके, हम These machines greatly increased the speed and quantity of cloth production, led to the establishment of factories. इन्हीं machines की वजह से क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी थी और अब ज़्यादा क्लोथ प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड कोल इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर आयरन एंड कोल. न्यू टेक्निक्स इम्प्रूव आयरन प्रोडक्शन while coal became the main source of energy. The invention of steam engine James Watt provided power for factories, mines and transportation. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आयरन एंड कोल की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी. न्यू टेक्निक्स बढ़ चुके थे जिसकी वजह से आयरन प्रोडक्शन इम्प्रूव हो गया था और कोल मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया. इस स्टीम इंजन के इन्वेंशन ने फैक्ट्रीज़ को पावर दिया, माइंस को भी पावर दिया और ट्रांसपोर्टेशन को भी पावर दिया था. ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दिस पीरियड. कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स रिड्यूस्ड the cost of moving goods. Better roads were built under the turnpike system. Railways expanded rapidly after the success of steam locomotive developed by George and Stephenson. These development connected market and encouraged trade. अब ट्रांसपोर्टेशन भी वक्त के साथ साथ बेहतर होता गया. कैनाल्स बन गए जिसकी वजह से गुड्स को मूव करने की कॉस्ट है वो कम हो चुकी थी. अच्छी रोड्स बन चुकी थी और रेलवेज़ भी काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्सपांड हो चुका था. कैसे? आफ्टर द सक्सेस ऑफ स्टीम लोकोमोटिव. किसने डेवलप किया था इसे? जॉर्ज स्टीफनसन ने. इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से मार्केट कनेक्ट हुआ और ट्रेड बढ़ गया. सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेजर चेंजेस. रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज़ ड्यू टू अर्बनाइजेशन. जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ अब सिटीज़ में अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया था, इसकी ग्रोथ बढ़ चुकी थी. फैक्ट्रीज, क्रिएशन ऑफ फैक्ट्री बेस्ड एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट भी शुरू हो गया था फैक्ट्री बेस्ड. इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड फॉरेन ट्रेड. इसी की वजह से नेशनल इनकम भी बढ़ गई और फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज हो गया. इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल क्लास. अब कुछ न्यू सोशल क्लास भी इमर्ज हुई इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट एंड फैक्ट्री वर्कर्स. हाउएवर वर्कर्स आर ऑफन फेस लो वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन. तब भी यही होता था, वर्कर्स काफ़ी लो वेजेस पे काम करते थे और काफ़ी लंबे वक्त तक उन्हें काम करना पड़ता था और जो कंडीशन है, उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो भी काफ़ी बुरी थी. बिटवीन द मिड 18th एंड 19th सेंचुरी ब्रिटेन एक्सपीरियंस रिमार्केबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ. हमने अभी देखा कि ब्रिटेन ने किस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया था. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इम्प्रूव ट्रांसफॉर्मेशन, इन चीज़ों ने इकोनॉमी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नॉट ओनली मेड ब्रिटेन द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन, लेकिन साथ साथ और क्या हुआ, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की भी फाउंडेशन बन चुकी थी दुनिया भर में. Okay, let's move on to next question. Discuss the economic and political development in France and Britain after the First World War. The First World War 1914 to 1918 caused great destruction in Europe. First World War की वजह से यूरोप में बहुत डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ा था उन्हें. बोथ फ्रांस एंड ब्रिटेन इमर्ज एज विक्टोरियस पावर बट दे हैड फेस्ड सीरियस इकोनॉमिक पॉलिटिकल चैलेंजेस आफ्टर द वॉर. हाँ, ये लोग जीते थे लेकिन इन्हें बहुत सीरियस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करना पड़ा था वॉर के बाद. दे हैड टू रीबिल्ड देयर इकोनॉमीज. उन्हें फिर से अपनी इकोनॉमीज़ को फिर से बिल्ड करना पड़ा था. उन्हें सोशल प्रॉब्लम मैनेज करने थे और साथ में ही एडजस्ट टू चेंजिंग पॉलिटिकल कंडीशन, इसके साथ भी एडजस्ट उन्हें करना था. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फ्रांस सफर्ड हैवी डैमेज because much of the fighting took on its land. Factories, farm, railway, towns in northern France was destroyed. अब फ्रांस में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था क्योंकि जो फाइटिंग थी वो इन्हीं की जगह पर हुई थी. फैक्ट्रीज़ हो गया, फार्म्स हो गया, रेलवेज़ हो गया, ये सारी चीज़ काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी थी. द फ्रेंच गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन रिकन्स्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग इंडस्ट्रीज़.
फ्रेंच गवर्नमेंट ने अब क्या फोकस किया कि फिर से हम बनाएंगे और फिर से बिल्ड करेंगे किस चीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। फ्रांस डिमांडेड वॉर रिपेरेशन फ्रॉम जर्मनी टू रिकवर इट्स लॉसेस। इन्होंने वॉर रिपेरेशन के लिए मनी डिमांड किया कि आपकी वजह से इतना लॉस हुआ है, अब आप पे कीजिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग 1920s। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था, कब, 1920s में। हाउएवर द कंट्री फेस्ड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इसी की वजह से कंट्री ने इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को फेस किया था। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 फर्दर वीकेंड द फ्रेंच इकोनॉमी। आगे जो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 है, इसने फ्रेंच इकोनॉमी को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था, लीडिंग टू फॉलिंग प्रोडक्शन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन भी गिर चुका था और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। डिस्पाइट दिस डिफ़िकल्टीज फ्रांस रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर नेशन। इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी फ्रांस क्या रहा, एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर नेशन बना रहा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन फ्रांस। पॉलिटिकली फ्रांस एक्सपीरियंस इंस्टेबिलिटी आफ्टर वॉर। हमें ये पता था कि जैसे किसी भी जगह पे वॉर होता है तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी तो आ ही जाती है। लेट्स मूव ऑन। Different political parties formed coalition government, but many governments did not last long. कई तरह की coalition governments बनी, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट लंबे वक्त तक नहीं टिक पाई। French people were divided over economic policies and relation with Germany. फ्रेंच के लोग जो थे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड रिलेशंस की वजह से अलग अलग डिवाइड होने लगे थे। सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट गेन सपोर्ट अमंग वर्कर्स। ये जो मूवमेंट्स थे, इन्हें किसका सपोर्ट मिला था, वर्कर्स का सपोर्ट मिला था। ड्यूरिंग 1930s इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंक्रीज पॉलिटिकल टेंशन। 1930s में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बढ़ गए थे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिले थे। 1936 में द पॉपुलर फ्रंट गवर्नमेंट अंडर लियोन ब्लम इंट्रोड्यूस सोशल रिफॉर्म सच एज बेटर वेजेस, शॉर्ट वर्किंग आवर्स, पेड हॉलीडेज फॉर वर्कर्स। अब क्या हुआ था कि ये एक लियोन ब्लम है, इन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे कि अच्छे वेजेस दिए जाएंगे, कम वर्किंग आवर्स होंगे और पेड हॉलीडेज भी होगी, किन के लिए, वर्कर्स के लिए। ओके, हाउएवर पॉलिटिकल डिविजन्स कंटिन्यूड मेकिंग गवर्नेंस डिफ़िकल्ट। लेकिन पॉलिटिकल डिवीजन तो कंटिन्यू रहा और गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन फेस सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आफ्टर द वॉर। द कंट्री हैड बोरोड हैविली ड्यूरिंग द वॉर एंड अक्यूमुलेटेड लार्ज डेट। अब इस कंट्री ने, ब्रिटेन ने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया था, क्यों, वॉर के लिए, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा डेट्स बढ़ चुके थे। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सच एज कोल, आयरन, स्टील एंड शिप बिल्डिंग डिक्लाइन। अब इन जो इंडस्ट्रीज़ थे, ये कोल का इंडस्ट्रीज़ और आयरन इंडस्ट्रीज़, ये सब क्या हुई, अब डिक्लाइन पे पहुंच गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था 1920 के टाइम पर। द जनरल स्ट्राइक ऑफ 1926 रिफ्लेक्टेड ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन अमंग वर्कर्स। अब एक जनरल स्ट्राइक हुई थी 1926 में, जिसकी वजह से डिससैटिस्फैक्शन बढ़ा था, किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में। ब्रिटेन ट्राइड टू रिस्टोर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी by returning to the gold standard in 1925, but this policy was unsuccessful. ब्रिटेन ने ये चीज़ को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश की by returning to the gold standard in 1925, लेकिन ये जो पॉलिसी थी वो काफ़ी अनसक्सेसफुल रही। The Great Depression of 1929 further worsened unemployment and reduced trade. अब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ गया और जो ट्रेड थे वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने के कगार पे आ गई थी। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, न्यू इंडस्ट्रीज सच एज ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स बिगिन टू ग्रो। इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी नई इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल हो गया, ये सारे जो भी इंडस्ट्रीज थे वो बढ़ने शुरू हो गए थे। Political development in Britain. ब्रिटेन रिमेन पॉलिटिकली स्टेबल कंपेयर टू मैनी यूरोपियन कंट्रीज़। ये काफ़ी पॉलिटिकल स्टेबल था ब्रिटेन, अगर हम दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू टू फंक्शन इफेक्टिवली। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो थे वो आराम से अच्छे से काम कर रहे थे अपना। लेबर पार्टी इमर्ज एज अ मेजर पॉलिटिकल फोर्स अलॉन्ग साइड द कंजर्वेटिव पार्टी। एक लेबर पार्टी इमर्ज हुई, एक बहुत ही मेजर पॉलिटिकल फोर्स बन के, किसके अलॉन्ग साइड, कंजर्वेटिव पार्टी के अलॉन्ग साइड। वोटिंग
वोटिंग राइट्स फॉर एक्सपांडेड, वोटिंग राइट्स को एक्सपांड किया गया और सिटीजन्स को राइट टू वोट दिया गया। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सोशल वेलफेयर मेजर्स टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, गवर्नमेंट ने कुछ सोशल वेलफेयर मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को एड्रेस किया जा सके, कम किया जा सके। पॉलिटिकल पावर ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक एलाइट टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब क्या हो रहा था, जो पॉलिटिकल पावर थी वो अब शिफ्ट हो रही थी ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक एलाइट से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ। बस ब्रिटेन सक्सेसफुली मेंटेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिस्पाइट इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़। ब्रिटेन सक्सेसफुल रहा अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेंटेन करने में इतनी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद भी। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोथ फ्रांस एंड ब्रिटेन फेस्ड इकोनॉमी हार्डशिप एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। दोनों ने ही अपने अपने लेवल पे पॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस किया था। फ्रांस ने क्या फोकस किया कि वो वापस रिकन्स्ट्रक्ट करेगा, लेकिन वो काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से सफ़र कर रहा था। लेकिन ब्रिटेन क्या एक्सपीरियंस कर रहा था, इकोनॉमिक डिक्लाइन तो हुआ ही था, लेकिन उन्होंने मेंटेन रखी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, इन्हें काफ़ी स्टेबल रखा। दीज डेवलपमेंट शेप द फ्यूचर ऑफ बोथ कंट्रीज एंड इन्फ्लुएंस यूरोपियन पॉलिटिक्स इन द इंटरवॉर पीरियड। अब यही जो डेवलपमेंट थे, इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से दोनों कंट्रीज़ का फ्यूचर शेप हुआ, ठीक है, एंड यूरोपियन पॉलिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी इंटरवॉर पीरियड के वक्त, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रांस आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789। The French Revolution of 1779 was a turning point in history of France. It ended the old feudal system and brought a major change in administration, law and governance. French Revolution कब आया था? 1789 में। ये एक टर्निंग पॉइंट था किसकी हिस्ट्री के लिए? फ्रांस की हिस्ट्री के लिए। इसने ओल्ड फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म किया और कुछ नए चेंजेस आए, किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ में और गवर्नेंस में। द रेवोल्यूशन एम टू क्रिएट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब ये जो रेवोल्यूशन आया, इसने क्या एम किया था कि सोसाइटी किस वैल्यूज़ पे बेस्ड होनी चाहिए? लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया। एज अ रिजल्ट फ्रांस अंडरवेंट सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रिकन्स्ट्रक्शन। इसी की वजह से फ्रांस में सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी आए और लीगल रिकन्स्ट्रक्शन भी हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकन्स्ट्रक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस वॉज द एबॉलिशन ऑफ ओल्ड फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि जो ओल्ड फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया। बिफोर द रेवोल्यूशन France was divided into province with different laws and privileges. This created confusion and inequality. अब revolution के पहले क्या था कि फ्रांस अलग अलग provinces में divided था, जिसकी वजह से वहाँ पे अलग laws भी होते थे और अलग तरह के privilege भी होते थे। इसी की वजह से बहुत confusion होता था और inequality भी spread हुई। The revolutionaries reorganized the country into 83 departments of almost equal size. Each department was governed by elected officials. This helped create a more uniform and efficient administration across the country. अब यही रिवॉल्यूशनरीज ने इस कंट्री को रीऑर्गेनाइज किया 83 डिपार्टमेंट्स में जो इक्वल साइज़ की थी, और हर डिपार्टमेंट कौन गवर्न करता था? इलेक्टेड ऑफिशियल्स। इसी की वजह से एक प्रॉपर यूनिफॉर्म और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ पूरी कंट्री में। Local governments were also reformed. Municipalities and district councils were established to manage local affairs. The aim was to reduce the power of nobles and ensure greater participation of ordinary citizens in governance. अब local governments को भी reform किया गया, municipalities and district council भी establish किए गए ताकि local affairs को manage किया जा सके। इसका aim क्या था? जो ये nobles थे उनका पूरा पार्टिसिपेशन कम कर देना और ऑर्डिनरी सिटीजन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना। अंडर नेपोलियन बोनापार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज। प्रीफेक्ट्स वर अपॉइंटेड इन ईच डिपार्टमेंट टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट। दीज स्ट्रेंथन द स्टेट कंट्रोल एंड इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अब इनके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज हो चुका था। प्रीफेक्ट्स को अपॉइंट किया गया था हर डिपार्टमेंट के लिए ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सके, और इसी की वजह से स्टेट कंट्रोल स्ट्रांग हो चुका था और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इम्प्रूव हो चुकी थी। लीगल रिकंस्ट्रक्शन, द रेवोल्यूशन बॉट मेजर लीगल रिफॉर्म्स। अब रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत बड़े बड़े लीगल रिफॉर्म्स आए। द
द ओल्ड लीगल सिस्टम वॉज कॉम्प्लेक्स बिकॉज डिफरेंट रीजन्स फॉलो डिफरेंट लॉस। अब जो ओल्ड लीगल सिस्टम था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि मैंने कहा कि पहले प्रोविंसेस में वो डिवाइडेड था, तो हर जगह अलग लॉज होते थे, हर जगह अलग प्रिविलेजेस होते थे। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुराना सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स था क्योंकि हर रीजन के अलग लॉज थे। द रिवॉल्यूशनरीज वांटेड सिंगल लीगल सिस्टम फॉर ऑल सिटीजन। अब जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो चाहते थे एक लॉ हो और वो सभी सिटीजन पे अप्लाई करे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789. It declared that all citizens were equal before the law and enjoyed fundamental rights such as liberty, प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था, डिक्लेरेशन हुआ था राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीज़न का 1789 में। इसका मतलब क्या था कि हर सिटीज़न इक्वल है लॉ के सामने और हर इंसान अब फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकता है। फ्यूडल प्रिविलेजेस ऑफ क्लर्जी नोबिलिटी वर अबॉलिश्ड। अब ये जो इनका इंपॉर्टेंस था, अब इनका जो पावर था वो अब काफ़ी हद तक कम कर दिया था। स्पेशल कोर्ट्स एंड टैक्सेस एग्जम्पशन फॉर प्रिविलेज क्लास वर रिमूव। इनको जो टैक्स में डिस्काउंट मिलता था कि ठीक है, एग्जम्पशन मिलता था कि ठीक है आप मत भरना, कम भरना, ये चीज़ भी हटा दी गई। एवरीवन बिकेम सब्जेक्ट टू द सेम लॉज एंड टैक्सेस। अब हर इंसान सब लॉ के सामने एंड टैक्सेस के सामने इक्वली ट्रीट किया जाएगा। द मेजर अचीवमेंट केम विद द नेपोलियनिक कोड 1804, ऑल्सो नोन एज सिविल कोड। इट यूनिफाइड फ्रेंच लॉ एंड गारंटीड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब एक कोड आता है नेपोलियनिक कोड, जिसको हम सिविल कोड भी कहते हैं। इसमें फ्रेंच लॉ को यूनिफाइड किया और क्या गारंटी दी गई, इक्वालिटी की, कि लॉ के लिए सब लोग एक ही हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन किया जाएगा और रिलीजन का भी आपको फ्रीडम होगा। द कोड बिकेम मॉडल फॉर मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ये जो कोड था वो बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए एक मॉडल बन गया पूरी दुनिया में। The judicial system was also reorganized. Courts were made more systematic and judges were appointed based on qualification rather than birth or social status. अब judicial system भी था वो भी reorganize हुआ, courts को थोड़ा और ज़्यादा systematic बना दिया गया, judges को qualification के हिसाब से appoint किया जाने लगा rather than birth और social status। इनकी जगह अब सिर्फ जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से उन्हें अपॉइंट किया जाने लगा। अब कंक्लूजन देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रांस आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789 ट्रांसफॉर्म द कंट्री। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल रिकंस्ट्रक्शन था फ्रांस का आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789, इसने पूरी कंट्री को चेंज करके रख दिया। द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल इंस्टीट्यूशन, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट, establishment of equal laws, introduction of the Napoleonic Code led the foundation of modern French state। अब इन्हीं वजह से ये जितनी भी चीज़ें थी इसी वजह से मॉडर्न फ्रेंच स्टेट का फाउंडेशन बन गया था। These reform promoted equality, efficiency, national unity and had a lasting influence on political and legal system across the Europe। यही रिफॉर्म्स की वजह से इक्वालिटी प्रमोट हुई थी, एफिशिएंसी बढ़ी थी और नेशनल यूनिटी भी आ चुकी थी और इसका जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी लंबे वक्त तक रहा। किस पे, पॉलिटिकल पे भी और लीगल सिस्टम में भी। कहाँ पर, यूरोप में। यूरोप के पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम में इसका काफ़ी हद तक, काफ़ी लंबे वक्त तक इसका इन्फ्लुएंस रहा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।